गांव के किनारे एक पुराना बंगला था, धूसर और टूटा फूटा। ये बंगला उस इलाके का एक दाग था। गांव वाले डरावनी कहानियां सुनाते थे। रात में भयानक चीखें और हिलते हुए साए ऐसी बातें करते थे, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये बंगला राजों का मकबरा था, राज जो हवा में फुसफुसाते थे। सालों पहले ये बंगला ठाकुर विक्रम सिंह का था, एक जालिम जमींदार। वो अपने गुस्से के लिए मशहूर था। उसकी पत्नी रामा अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वो अपने पति से बिल्कुल अलग थी। एक दिन रामा गायब हो गई। गांव वालों ने कानाफूसी की। उन्हें सबसे बुरे का शक था। गांव वालों का कहना था कि ठाकुर विक्रम सिंह ने रामा को मार डाला। लालच में अंधे होकर उसे रामा के गहनों का लालच था। उसने उसे बंगले की दीवारों के अंदर दफना दिया। उस रात बंगला शांत हो गया। रामा की हंसी, जो कभी एक जानी पहचानी आवाज थी, गायब हो गई। ठाकुर एकांतवासी बन गया, अपराध बोध से ग्रस्त। जल्द ही ठाकुर भी गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो रामा के भूत से पागल हो गया था। दूसरों का मानना है कि उसने अपनी जान ले ली। सच्चाई जो भी हो, बंगला वहीं रहा। उस त्रासदी की एक भयानक याद। वो अकेला खड़ा था, डर और खामोशी में डूबा हुआ। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने बंगले की खोज करने का फैसला किया। वो एक जिज्ञासु समूह था जो जवानी के जोश से भरा था। करण उन सभी में सबसे बहादुर आगे बढ़ा। उसने भूतों की कहानियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उसने बंगले में एक रात बिताने की ठान ली थी। बाकी लोग हिचकिचा रहे थे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, लेकिन करण का आत्मविश्वास संक्रामक था। संध्या होते ही वे बंगले में दाखिल हुए। अंदर की हवा धूल और सड़ांत से भरी थी। डर का एहसास गहरा था। आधी रात को सन्नाटा टूट गया। बंगले में एक ठंडी हवा चली, धूल घूमती रही और एक महिला की भूतिया आकृति बन गई। वह रामा थी। उसकी आंखें क्रोध और दुख से जल रही थीं। गांव वाले डर के मारे चिल्लाए, बाहर निकलने के लिए भागे। करण हालांकि डरा हुआ था, अपनी जगह पर डटा रहा। उसने रामा की पीड़ादायक चीखें सुनी। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा। उसे एहसास हुआ कि कहानियां सच थीं। पछतावे से भरे उसने उनके द्वारा दिखाए गए अनादर के लिए माफी मांगी। उसने उसकी कहानी बताने, उसकी याद को जिंदा रखने का वादा किया। राज और पूजा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। इनका प्यार किसी कहानी जैसा था। हर बात, हर सपना, हर डर दोनों साथ में बांटते थे। इनकी हंसी छोटे से अपार्टमेंट में गूंजती रहती थी। यही इनका घर था, दुनिया से अलग, इनका अपना आशियाना। एक दिन राज का ट्रांसफर हो गया। एक दूर गांव में हिमालय की गोद में बसा हुआ। गांव का नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते थे। पुराने श्राप और भटकती आत्माओं की कहानियां लोग चुपके चुपके सुनाते थे। लेकिन प्यार को कोई डर नहीं होता और पूजा झट से मान गई। गांव के किनारे एक पुराना बंगला था, बड़ा सा, धुंध और सन्नाटे में लिपटा हुआ। उसकी दीवारें जैसे भूली हुई कहानियां फुसफुसा रही थीं। उस जगह एक अजीब सी उदासी थी, एक अधूरापन हवा में तैरता था। पूजा को भी यह महसूस हुआ। बंगले के अंदर कदम रखते ही उसकी रूह कांप गई। आने वाले दिन सामान खोलने और घर सजाने में बीत गए, लेकिन बंगले का सन्नाटा बेचैन करता था। ऐसा लगता था जैसे दीवारें देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। एक शाम जब राज गांव के बाजार गया था, पूजा के साथ कुछ अजीब सा हुआ। वो ड्राइंग रूम में फूल लगा रही थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। फूलदान टूट गया, पानी जमीन पर फैल गया। लेकिन जो फुसफुसाहट सुनाई दी, उससे पूजा की रूह कांप गई। एक औरत की आवाज दर्द से भरी एक नाम पुकार रही थी, एक नाम जो पूजा जानती थी, राज। राज राज काम से अक्सर रात में बाहर जाता था। वो एक इंजीनियर था, पास के डैम पर एक प्रोजेक्ट पे काम करता था। आज की रात भी वैसी ही थी। उसने पूजा को अलविदा कहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने वादा किया कि सूरज उगने से पहले वापस आ जाएगा। पूजा खिड़की के पास बैठी परछाइयों को बढ़ते हुए देख रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, फर्श के हर कड़कने से उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। सन्नाटे को सिर्फ हॉल में लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। तभी उसने सुना पैरों की आवाज, धीमे, सोच समझकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। उसने आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियां चढ़ी। पैरों की आवाज उससे अटारी के दरवाजे तक ले गई। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, एक ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुड़कर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में इतना गहरा, इतना पुराना दुख था कि पूजा की सांसें थम गई।
तेज आवाज से गांव वाले जाग गए। एक गाड़ी पहाड़ी रास्ते से गिर गई थी, नीचे खाई में टूटी हुई पड़ी थी। राज, ये खबर पूजा तक पहुंची जब वो अटारी के कमरे में बेसुध बैठी थी। वो भूतिया औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी बातें सन्नाटे में गूंज रही थीं। बरसों पहले मैंने एक वादा किया था, भूत ने फुसफुसाया था। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह थी। एक जान के बदले एक जान। उसने मेरी जान ली और अब मैं अपना ही ले रही हूँ। पूजा अकेली रह गई, बंगले के सन्नाटे में अकेली। इस बात के साथ अकेली की कुछ वादे मौत के बाद भी निभाए जाते हैं। बंगला आज भी वहीं खड़ा है, गांव के किनारे, हिमालय के आसमान के नीचे एक खामोश पहरेदार। गांव वाले कहते हैं कि वहां आज भी भूत है। हवा में एक खोए हुए प्यार और एक निभाए हुए वादे का गम घुला हुआ है। और कभी कभी आंधी वाली रातों में गांव वालों को यकीन है कि उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है, हवा में बहती हुई, एक नाम फुसफुसाती हुई, राज। ये पेंसिल तो कुछ काम की नहीं है, अब मैं क्या करूं? परेशान क्यों हो चिंटू? मैं हूँ जादुई पेंसिल। मैं जो भी तुमसे लिखवाओगे वो सच हो जाएगा। सच में? तो चलो एक बड़ा पिज्जा बनाओ। ये पेंसिल तो कुछ काम की नहीं है, अब मैं क्या करूं? परेशान क्यों हो चिंटू? मैं हूँ जादुई पेंसिल। मैं जो भी तुमसे लिखवाओगे वो सच हो जाएगा। सच में? तो चलो एक बड़ा पिज्जा बनाओ। चिंटू, ये पिज्जा कहाँ से आया? तुमने फिर से कोई शरारत की है क्या? मम्मी, ये मेरी जादुई पेंसिल का कमाल है, देखो। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। वाह, यह पेंसिल तो मेरे काम आ सकती है। इससे मैं खजाना बना सकता हूँ चालाकी से। वाह, यह पेंसिल तो मेरे काम आ सकती है। इससे मैं खजाना बना सकता हूँ। रात को चोर चुपके से खिड़की से पेंसिल चुरा लेता है। अब मैं राजा बन जाऊंगा। गलत हाथों में मैं काम नहीं करती। पेंसिल अचानक मोटू चोर को एक बंदर बना देती है। चोर डरकर भाग जाता है। पेंसिल उड़कर वापस चिंटू के पास आ जाती है। यही है जादू का सही इस्तेमाल बेटा। हाँ मम्मी, अब मैं इसे अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करूंगा।